हेलो दोस्तों। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे जब ज्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहा था, तब अचानक से रेड अलार्म बजने लगे। कुछ देर बाद इसराइल के कई टाउन्स पर रॉकेट की बारिश होने लगी। यह अटैक इसराइल के लिए सरप्राइज रहा। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने एस्टिमेट किया कि लगभग 2200 रॉकेट फायर किया गया था और हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट फायर किया गया था। आमतौर पर इसराइल के पास दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आयरन डोम सिस्टम है जो लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी यूज करके रॉकेट को हवा में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन यह 20 मिनट के अंदर अंदर 5000 रॉकेट फायर किया गया था, तो यह आयरन डोम भी फेल रहा। दोस्तों, हमास एक पैलेस्टीनियन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2007 से गजा स्ट्रिप पर रूल करना शुरू किया। इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादातर देशों में आतंकवादी संगठन माना जाता है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कंसीडर किया जाता। ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतार, रशिया, टर्की और सीरिया के द्वारा। फिर ऐसा कुछ देश है जो इस ऑर्गेनाइजेशन की मिलिट्री विंग को आतंकवादी संगठन मानते हैं, जैसे न्यूजीलैंड और पैराग्वे। अभी तक हमास ने इजराइल के साथ कई सारे युद्ध लड़ चुके हैं। आखिरकार क्या रीजन है इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे? आइए आज की इस वीडियो में इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब भी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच ऑपरेशन चलता है तो सबके मन में सवाल उठता है, आखिर जेरूसलम में है क्या कि जूस और मुस्लिम अपना सब कुछ गंवाने में तैयार है। यहाँ से मुस्लिम उनके प्रॉफेट मोहम्मद और क्रिस्तान की जीसस अपना दुनिया की कदम आगे बढ़ाया था। और जूस की बात की जाए तो इनकी शुरुआत जेरूसलम से ही हुआ था। रिलीजन को मुद्दा बनाकर इस दुनिया में कई सारे वार लड़े गई है। जूस यानी कि इजरायली और मुस्लिम पैलेस्टीनियन का नजर जेरूसलम पर टिकी हुई है, खासतौर पर जेरूसलम के इस 35 एकड़ एरिया पर जिसे होली प्लेस माना जाता है। यह एक रिलीजियस होली प्लेस है जिसका हिस्ट्री बहुत पुराना है और इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के 3 बड़े रिलीजियस मुस्लिम, क्रिश्चियन और ज्यूज इसे लेकर दावा करते हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? जेरूसलम शहर पर पहाड़ के ऊपर एक बैठा खुला प्लेटफॉर्म है जिसका एरिया कुल मिलाकर 35 एकड़ है। कंपाउंड पर जूस, मुस्लिम और क्रिश्चियन अपना अधिकार मानते हैं। जूस इस एरिया को हर हवा कह के बुलाते हैं, जो एक हिब्रू भाषा की वर्ड है, और इसी को इंग्लिश में टेम्पल माउंट कहा जाता है, और इसी को मुस्लिम हराम अल शरीफ कह के बुलाते हैं। आपको लगता होगा कि एक ही जगह को 2 अलग अलग नाम क्यों है? क्योंकि इस जगह से एंशियंट रिलीजियस रिलीफ जुड़ी हुई है। हिस्टोरियन के अनुसार जूस किंग सुलेमान ने 1000 बीसी में यह एक मंदिर बनाया था जिसे जूस इसे फर्स्ट टेम्पल कहते थे। आगे चलकर बेबीलोन कल्चर के लोगों ने इस मंदिर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। बाद में 516 बीसी में इस मंदिर को दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया था जिसे जूस इसे सेकंड टेम्पल कहने लगे। यह सेकंड टेम्पल बहुत पवित्र माना जाता था, जहां आम जूस को एंट्री नहीं मिलती थी। इस टेम्पल में जूस पुजारी जाकर अपना रिचुअल्स कंप्लीट करते थे। यह टेम्पल 600 ईयर्स तक रहा। बाद में 70 कॉमन एरा में जब रोमन एम्पायर जेरूसलम पर अटैक किया और सेकंड टेम्पल को पूरी तरह से तोड़ दिया। लेकिन इसी के एक दीवार बच गई जो आज भी मौजूद है, जिसे वेस्टर्न वॉल के नाम से जाना जाता है। जूस मानते हैं कि यह दीवार सेकंड टेम्पल के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आज भी वेस्टर्न वॉल के अंदर हिस्से को पैर नहीं रखते हैं, बाहर से ही रिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। जूस का कहना है कि उनका रिलीजियन का पूरी ग्रोथ जेरूसलम से ही हुआ। जेरूसलम को अपना घर मानते हैं। आप चलते हैं इस जगह को लेकर मुस्लिम की क्या इंपॉर्टेंस है। मुस्लिमों के लिए दुनिया की सबसे पवित्र जगह मक्का, इसके बाद मदीना और इसके बाद नंबर आता है हराम अल शरीफ, यानी कि तीसरे नंबर पर आता है जेरूसलम। जूस और मुस्लिम के लिए जेरूसलम कितना इंपॉर्टेंट है यह तो आप समझ गए होंगे। आप चलते हैं क्रिश्चियन के लिए जेरूसलम कितना इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियन मानते हैं कि जीसस ने जेरूसलम से ही पहला रिलीजन ऑब्जेक्टिव देना शुरू किया। उनका मानना है कि जीसस इस दुनिया में दोबारा आएंगे और उनके लिए जेरूसलम बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अभी तक हमने सिर्फ जेरूसलम की इंपॉर्टेंट को समझा। आप नजर डालते हैं जेरूसलम की हिस्ट्री पर। सारे जूस पूरी दुनिया के कोने कोने आकर पैलेस्टाइन में अपना देश बनाने में ख्वाहिश रखने लगे। इसके पीछे रीजन क्या है? आखिरकार इजराइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? जेरूसलम की हिस्ट्री को समझने के लिए हमें पलटना होगा उन पन्नों को जिसे हम लेट ब्रोंज एज के नाम से जानते थे।
1047 बीसी में जेरूसलम और इजराइल लगभग पूरी मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड मोनार्की किंगडम ऑफ इजराइल और किंगडम ऑफ जुदा के गवर्नेंस थे। यह दोनों एक ही एम्पायर के दो अलग अलग पार्ट था जो मिडिल ईस्ट रीजन में उस वक्त राज कर रहा था। इस एम्पायर में ज्यादातर लोग जूस हुए करते थे। इस एम्पायर को एंशिएंट जूस किंगडम ऑफ अर्थ कह सकते थे। इसी समय जूस किंग सुलेमान ने यहाँ फर्स्ट टेंपल का कंस्ट्रक्शन करवाया था जिसे जूस का होली टेंपल माना जाता है। आज के दिन इजराइल, पैलेस्टाइन, सीरिया, जॉर्डन और लेबानन ये सभी अरेबियन कंट्री का पूरा एरिया 1047 बीसी से 930 बीसी तक इसी एम्पायर के अंडर में था। यह वो वक्त था जब जूस का बहुत बढ़िया चल रहा था। इसके बाद किंगडम जुदा, जिसे किंगडम ऑफ जूस भी कहते हैं, इन पर 556 बीसीई में न्यू बेबीलोनियन एम्पायर ने अटैक किया जो मेसोपोटामिया से आया। बाइबल में इस अटैक को डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूसलम नाम दिया है। इस पीरियड को एंड ऑफ द फर्स्ट टेंपल कहते हैं। अब किंगडम जुदा पर न्यू बेबीलोनियन एम्पायर ने राज करना शुरू किया और यहाँ जूस रिलीजन के साथ मेसोपोटामियम भी रहने लगे। मेसोपोटामियम के बाद आज के इजराइल और उसके आसपास रीजन में अकेमेनिड एम्पायर ने राज किया था और यह एम्पायर यहाँ से वेस्ट में ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न अफ्रीका और ईस्ट में इंडस वैली तक फैला हुआ था। इसके बाद 538 बीसी में सेकंड टेंपल बनाने की प्लान किया गया और 516 बीसीई में जाकर सेकंड टेंपल कंप्लीट हुआ। इस टेंपल का पीरियड लगभग 200 साल तक चलता रहा। इस समय जूस अपना कल्चर अकेमेनिड एम्पायर के साथ आगे बढ़ रहा था। इसके बाद जेरूसलम पर लगातार अलग अलग एम्पायर के अटैक होता गया और अब एंट्री होता है अलेक्जेंडर ग्रेट की। अलेक्जेंडर ग्रेट के बारे में कहा जाता है कि वह जिस जगह पर पैर रखते थे उसे आसानी से जीत लेते थे और अब इजराइल और पैलेस्टाइन और उसके आसपास रीजन में ग्रीस की शासन शुरू हुआ। जियोनिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थे जो फिलिस्तीन में जूस लोग वाइड स्प्रेड परसिक्यूशन और अगेंस्ट जूस भावना के सोल्यूशन के रूप में अपना होमलैंड यानी कि एक जूस देश की मांग करते थे। जियोनिज्म ने बड़ी संख्या में फिलिस्तीन में इमिग्रेट करना शुरू किया। अरब जमींदारों से जमीन खरीदा और एग्रीकल्चर सेटलमेंट शुरू किया। जियोनिस्ट के अराइवल से कुछ अरब पॉपुलेशन में अपोजिशन बढ़ गया जिन्होंने उन्हें फॉरेन इन्वेडर्स और कॉलोनाइजर के रूप में देखा। इसी समय अरब नेशनलिज्म भी ओटोमन ऑपरेशन और यूरोपियन इंटरफेरेंस के रेस्पॉन्स के रूप में निकला। अरब नेशनलिस्ट ने अपने लैंड को फॉरेन डोमिनेशन से लिबरेट करना चाहते थे और अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे। इसी प्रकार से फिलिस्तीन में दो रिबेल नेशनल मूवमेंट जन्म हुआ, जियोनिज्म और अरब नेशनलिज्म। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ओटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया और उसके टेरिटरीज विक्टोरियस शक्तियों के बीच डिवाइड हो गया। अब फिलिस्तीन में ब्रिटेन ने कॉलोनिज्म शुरू किया तब तक के लिए जब तक वहां सेल्फ गवर्नमेंट तैयार नहीं हो गया। हालांकि ब्रिटिश को एक डिलेमा का सामना करना पड़ा कि जूस और मुस्लिम दोनों से अपना प्रॉमिस कैसे पूरा किया जाए। 1917 में ब्रिटिश ने बेल्फोर डिक्लेरेशन जारी की थी फिलिस्तीनियन जूस के लिए। जूस ने इसे स्वागत किया लेकिन मुस्लिम इसे रिजेक्ट कर दिया और अगले साल 1922 में ब्रिटिश ने फिलिस्तीन को दो रीजन में डिवाइड करके दोनों साइड को खुश रखने की कोशिश की, एक अरेबियन मुस्लिम के और दूसरा जूस के लिए। हालांकि इसे दोनों रिलीजन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। जूस ने ज्यादातर लैंड एरिया और इमिग्रेशन राइट चाहते थे और अरेबियन मुस्लिम प्रेजेंस ऑफ लेस जूस और मोर पॉलिटिकल राइट चाहते थे। इसी पॉइंट पर ब्रिटिश बहुत टेंशन में पड़ गया क्योंकि वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था। ब्रिटिश पॉलिसीज और जूस इमिग्रेशन के अगेंस्ट में बहुत सारे अरेबियन रिवोल्ट्स हुई है। ब्रिटिश रूल और अरेबियन अटैक के खिलाफ लड़ने के लिए कई जूस आर्म्ड ग्रुप थे जिनमें से कुछ ग्रुप को ब्रिटेन के द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना गया था। 1947 में इस कॉन्फ्लिक्ट का पीसफुल सोल्यूशन खोजने में ब्रिटिश ने कॉलोनिज्म छोड़ दिया और यूनाइटेड नेशन को जिम्मेदारी दिया है। यूनाइटेड नेशन ने एक पार्टीशन प्लान प्रपोज की जो पैलेस्टाइन को दो स्टेट में डिवाइड करेगा, एक अरेबियन मुस्लिम के लिए और एक जूस के लिए, और जेरूसलम शहर इंटरनेशनल स्टेट के रूप में रहेगा। जूस इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया लेकिन मुस्लिम इसे रिजेक्ट कर दिया। 14 में 1948 को इजराइल ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जो लगभग 2000 साल में पहला जूस स्टेट बन गया। अगले दिन 5 अरेबियन कंट्रीज ने इजराइल पर अटैक किया जिसे पहला अरब इजराइल वार शुरू हुआ था। यह वार 1949 तक चला जब एमरिस्टाइज एग्रीमेंट पर साइन किया गया। एग्रीमेंट ने नए बॉर्डर एस्टैब्लिश की जिसे इजराइल को यूएन पार्टीशन प्लान के तहत अधिक टेरिटरीज मिला। लगभग 7 लाख पैलेस्टीनियन को इजराइल द्वारा कब्जा की गई रीजन से एक्सपेल कर दिया गया या भाग गया और नीदरिंग काउंट्रीज में रिफ्यूजी बन गया। पैलेस्टीनियन के लिए उनके मॉडर्न हिस्ट्री के हार्ट में एक थ्रीमेटिक घटना बनी हुई है। इजराइल को अपना अरब पड़ोसियों से भी हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ा जिन्होंने इसका एग्जिस्टेंस को इंटर कर दिया और इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कसम खाई। 1956 में इजराइल ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर इजिप्ट पर हमला किया
जिन्होंने सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया था और इसे इजराइल शिपिंग के लिए बंद कर दिया था। सुएज क्राइसिस यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के प्रेशर में सीज फायर और सिनाई पेनिनसुला से इजराइल सैनिकों की वापस के साथ समाप्त हुई। 1967 में इजराइल ने इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन के साथ एक और वार लड़े गई है, जिसे 6 डे वार के नाम से भी जाना जाता है। यह वार सीरीज एक्सक्लेरेटिंग टेंशन और प्रोवोकेशन के कारण शुरू हुआ था, जिसे tyranny of Israel ship and the missing of Egyptian troops along the border and the expulsion of UN peacekeeper from Sinai। इजराइल ने प्रिमिटिव स्ट्राइक लॉन्च किया, जिसे जमीन पर मौजूद मोस्ट ऑफ द अरब एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर उसने इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम और सीरिया से गोलान हाइट पर कब्जा कर लिया। इजराइल ने 4 दिनों में अपना आकर 3 गुना से अधिक कर लिया, लेकिन इसका ऑक्युपाइड इलाकाओं में पैलेस्टीनियों के रीजन पर भी कब्जा कर लिया। इस वार में कई पैलेस्टीनियन को डिस्प्लेस कर दिया गया और बहुत सारे टेंशन बढ़ गया। 1978 में इजिप्ट और इजराइल ने कैम्प डेविड अकॉर्ड नाम से फर्स्ट पीस ट्रीटी साइन किया और इस ट्रीटी के बाद इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला छोड़ दिया। 1993 में इजराइल और पीएलओ ने ओस्लो अकॉर्ड साइन किया। इस ट्रीटी साइन में पैलेस्टाइन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का समाधान की कल्पना की गई थी। 2000 में कैम्प डेविड ट्रीटी फेल हो गया था और कुछ समय के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में वायलेंस इमर्जेंट हो गया। 2005 में इजराइल गजा से हट गया, लेकिन अपने बॉर्डर, एयर स्पेस और वाटर पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रोल किया। हमास ने 2006 में पैलेस्टाइन इलेक्शन को जीत लिया, लेकिन इजराइल एंड मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इस इलेक्शन को रिकॉग्निशन नहीं किया। हमास और फतह के स्ट्रगल के कारण 2006 में डिवाइड हो गया, जिसे हमास ने गजा पर रूल करना शुरू किया और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से पर फतह के कंट्रोल में हो गया। 2021 में मुस्लिम के रमजान में जेरूसलम के अल अक्सा मस्जिद के अटैक के बाद हमास और इजराइल के बीच फिर से वायलेंस शुरू हुई थी। यह एस्केलेशन 11 दिन तक चली और रिजल्ट में 250 से अधिक फिलिस्तीनी और 13 इजरायली मर गए, साथ ही बहुत लोग घायल हुए। इजराइल और फिलिस्तीन के लिए फ्यूचर में पीस और प्रॉस्पेरिटी लगने की उम्मीद है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।